तो जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम में बात सबसे पहले 1 मिनट 1 खबर की। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के जरिए जनता से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 72वां संस्करण होगा। साथ ही आज प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम इस वर्ष का आखिरी कार्यक्रम होगा। इस वर्ष भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान रही। ऐसे में वर्ष के इस आखिरी मन की बात कार्यक्रम में कोरोना को लेकर कई चर्चाएं होने की बात कही जा रही है। हालांकि आम जनमानस को कोरोना वैक्सीन का ज्यादा इंतजार है। मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि इस साल देश को जो है वैक्सीन की सख्त जरूरत है, वो जल्द से जल्द व्यवस्था करें। अपेक्षाओं के अनुसार तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन अभी कोरोना की वैक्सीन के लिए हम भी इंतज़ार में हैं। तो चाहते हैं कि वो एक टाइम या बता दें, ऑलमोस्ट अनाउंस करे कि कब आने वाली है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आज दिल्ली मेट्रो को ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात दे रहे हैं। 1 मिनट में देखिए खबर। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर आज प्रधानमंत्री मोदी ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत करने जा रही हैं। ये देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो होगी। ये सेवा जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन तक चलाई जाएगी। ये लाइन दिल्ली नोएडा के साथ एयरपोर्ट लाइन को भी जोड़ती है। ये मेट्रो रेजोल्यूशन कैमरे, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रेन इक्विपमेंट, रिमोट हैंडलिंग, इमरजेंसी अलार्म जैसी तकनीक से लैस होगी। सूत्रों के अनुसार न्यू ईयर से पहले ही दिल्ली वालों को इस नए ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात मिल सकती है। इस मेट्रो सेवा के साथ प्रधानमंत्री आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी वन नेशन वन कार्ड की भी शुरुआत करेंगे। इस कार्ड से लोगों को आने वाले समय में पूरे देश की मेट्रो में किराया भुगतान के लिए लागू किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि एक ही कार्ड से यात्री देश के किसी भी शहर की मेट्रो में सफर कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकतंत्र वाले बयान पर घेरा। 1 मिनट में सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देश में लोकतंत्र नहीं है वाले बयान पर पलटवार भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग मुझे लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पुडुचेरी में चुनाव नहीं करा पाए हैं। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों को लेकर प्रशासन की खूब तारीफ की। मैं प्रशासन को भी, सुरक्षा बलों को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपने छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। आपने देश में एक नया विश्वास पैदा किया है और उसका पूरा क्रेडिट मनोज जी और उनके सरकार के प्रशासन के सब लोगों को जाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावों ने यह दिखा दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। अपने असम और मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर जाएंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर के दौरे पर होंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मणिपुर में आज गृह मंत्री चूराचंदपुर मेडिकल कॉलेज, राज्य सरकार के गेस्ट हाउस, राज्य पुलिस मुख्यालय की इमारत, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की नींव रखेंगे। इससे पहले शनिवार को गृह मंत्री शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में फिर से अलगाववाद की भाषा बोलने वाले जनता को बहकाएंगे। तो चुनाव का मौसम आने वाला है, फिर से ये अलगाववाद की भाषा करने वाले चेहरा, रंग, रूप सब बदल कर लोगों के बीच में आएंगे, हमें उल्टा सिल्टा समझाएंगे, आंदोलन की दिशा में ले जाएंगे। क्या दिया आपने आज शाम को आंदोलन कर? क्या विकास हुआ? रोजगारी मिली? आसाम के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिली? आसाम के लोगों को नौकरियां मिली? आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा? नहीं बढ़ा। केवल और केवल हुआ तो आसाम के युवाओं को शहीद करने का काम। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 29 दिसंबर को सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने सरकार के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। आने वाले 29 दिसंबर को किसानों ने सरकार के साथ बात करने का फैसला किया है।
हम चाहेंगे कि सरकार, हमने चिट्ठी लिख के कह दिया है कि अगर आप कहते हो कि हम बात नहीं करते, हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल सिंह ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा में टोल प्लाजा स्थायी रूप से खुले रहेंगे और 30 दिसंबर को किसान सिंघू बॉर्डर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर एक ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। ये जो हाईवे है KMP, इसमें सिंघू से लेकर आगे टिकरी से जाके शाहजहां तक जाना, ये एक मार्च, ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। साथ ही किसानों ने फैसला किया है कि आज होने वाले मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली और ताली बजाएंगे। किसान आंदोलन में अलग अलग राज्य के किसानों के साथ नेता भी अपना समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में किसान पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से दिल्ली की ओर बढ़ रही हैं। हरियाणा के जिंद में 30,000 किसानों के रहने और खाने की तैयारी की जा रही है। यहां आज कई किसान इकट्ठा होकर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। पंजाब से बहुत बड़ा जत्था आने लग रहा है यहाँ पर, तो हमें खबर मिली थी। हमारे तीनों गाँव में, दोनों जांज और बड़ौदी, तीनों गाँव ने इकट्ठा होकर उनके खाने पीने रहने का पूरा प्रबंध किया हुआ है। उधर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को एनडीए गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। अलवर से शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये ऐलान करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो सांसद पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो लोकसभा की तीनों कमेटी से इस्तीफा दे दिया। आवश्यकता पड़ी तो एनडीए छोड़ने का ऐलान करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जी न्यूज से खास बातचीत की। 1 मिनट में आपको सुनाते हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों के प्रस्ताव को लेकर जी न्यूज से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। हमने बार बार चिट्ठी लिखी, उनको कई बार उनके जवाब भी दिए और हम तो उनसे ये आग्रह कर रहे थे कि वो कोई एक डेट तय करे और अगर उन्होंने ये डेट तय की है तो हम उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी समस्या का समाधान होता है वो बातचीत से ही निकलता है। किसानों के मुद्दे पर समाधान की उम्मीद जताते हुए कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि वो आशा करते हैं कि ये आखिरी दौर की वार्ता होगी। तो 6 दौर की वार्ता पहले कर चुके हैं और ये 7वें दौर की वार्ता है और ये मुझे आशा है कि अंतिम वार्ता होगी और इसके अंदर बिल्कुल किसान और हम बैठकर एक नतीजे पर पहुंचेंगे और बिल्कुल इस आंदोलन के मुझे आशा है कि समाप्ति की ओर दिशा के अंदर हम जाएंगे। बंगाल में विधानसभा चुनावों को अभी काफी समय है, मगर यहां पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते आते पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए मारने की धमकी दी। हमारे ऊपर 40टा केस दिए दीजिए, আমি কি ডাকাতি করেছি? তার তো একটা চোট মারি, যেদিন সত্যি সত্যি মারতে আরম্ভ করব ব্যান্ডেজ বাঁধার জায়গা পাবে না কেউ, বলে দিচ্ছি। इस पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा कि जो ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और हम लोग भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और हम लोग भी लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन वो रोज टुक 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 करके क्यों? कब लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, टाइम बता दीजिए। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक तरफ आप लोग रहिए, एक तरफ हम लोग। एक दिन हो जाए कौन माँ का दूध पिया है और कौन माँ का दूध पिया नहीं। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होंगे। शिवसेना ने एक बार फिर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की बात कही। शिवसेना ने शनिवार को अपने मुखपत्र सामना में इस बात का जिक्र किया है कि यूपीए की कमान एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के हाथों में दी जानी चाहिए। फिलहाल यूपीए की कमान कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। सामना में लिखा गया है कि अब तक सोनिया गांधी ने इस कमान को अच्छे से निभाया है, मगर अब बदलाव की जरूरत है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शरद पवार एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और उनके अनुभवों का लाभ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी पार्टियां लेती हैं। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे।
आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सामना के इस आलेख से शिवसेना और कांग्रेस के बीच कुछ खटास आ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। हाल ही में संपन्न हुए डीडीसी चुनावों के बाद अब पार्षदों के खरीद फरोख्त की बातों ने जोर पकड़ लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस वार्ता कर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए अलग अलग तरीके से पार्षदों को परेशान कर रही है। हुकूमत के कुछ अफसरों ने किसके कमांड पे ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़। उमर अब्दुल्ला ने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के 2 सीनियर नेताओं को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शौकत गनाई साहब और शुपैया के हमारे सेगमेंट इंचार्ज शबीर अहमद कुल्ले साहब, नतीजों के बाद दोनों को वहां से उठाया गया। दोनों को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। अब वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं समझ में नहीं आता। लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी अब कानून बनाने की तैयारियां तेज हो गई। लव जिहाद के खिलाफ अब मध्य प्रदेश में भी जल्दी ही कानून आने वाला है। शनिवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को मंजूरी दे दी। इस कानून में विवाह के माध्यम से या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन करना जुर्म होगा। कानून में इस जुर्म के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही कानून में 25,000 से 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून के तहत होने वाले अपराध गैर जमानती होंगी। यह कानून 1968 के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की जगह लेता है। इसके अंदर हमने शादी को शून्य घोषित करने का प्रावधान। शादी भले शून्य घोषित हो जाए पर संपत्ति पर अधिकार पत्नी और बच्चे का रहेगा। जो शादी कराते हैं जबरदस्ती, डर, लालच और प्रलोभन वाली, उन पुजारी पर, मौलवी पर भी कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान है। वो संस्थाएं जो दान देती हैं और दान लेती हैं उन पर भी उनका रजिस्ट्रेशन रद्द और सजा का प्रावधान है। इसकी विवेचना थानेदार या उससे ऊपर का व्यक्ति करेगा, ये प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के बड़े इंतजाम होने के बाद अब पाकिस्तान देश की पश्चिमी सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश में है। भारत की कड़ी सुरक्षा नीति से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब पश्चिमी सीमाओं से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। बीएसएफ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में गुजरात और राजस्थान से सटी सीमाओं से आतंकवादियों की घुसपैठ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष नवंबर में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा के जरिए 11 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। इसमें जम्मू और पंजाब से सटी सीमाओं से 4 बार, जबकि गुजरात और राजस्थान से सटी सीमाओं से 3 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। पिछले वर्ष नवंबर के पहले सप्ताह में सिर्फ 4 घुसपैठ के मामले सामने आए थे। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्व समाप्त हुए डीडीसी चुनावों से पहले ही ये साबित हो चुका है कि अब वहां की जनता लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहती है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब इस ओर से घुसपैठ के रास्ते लगभग बंद होते जा रहे हैं। और अब देश भर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 22,273 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 251 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,274 इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,01,69,118 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 97,40,108 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,81,667 आ गई है। देश में कोरोना से कुल 1,47,343 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रति देश का रिकवरी रेट 95.78% पहुंच चुका है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले अब 7,000 से भी कम रह गए हैं।
दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ साथ एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 655 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 23 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 988 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,22,094 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,04,746 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 6,911 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल 10,437 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रति दिल्ली का रिकवरी रेट 97.21% पहुंच चुका है, जबकि मृत्यु दर 1.11% है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने एक ब्रिटेन से लौटे कुछ लोगों को हिरासत में लिया जो कोरोना संक्रमित हैं। यूपी के मेरठ में पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति की जानकारी मिली जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटा है और वो कोरोना संक्रमित भी है। खबर मिलते ही युवक को तुरंत घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि इन्हें कोरोना कहां से लगा। अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि इनको हिंदुस्तान से कोरोना लगा है या बाहर से लेके आए हैं। तो इनका जो टेस्ट हुआ है, जो सैंपल है, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है और जितनी भी जो प्रोटोकॉल है उसकी पूरी तरीके से कड़ाई से पालन कर रहे हैं। साथ ही पुलिस ने ये भी बताया कि ये जितने लोग संक्रमित पाए गए थे उनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं पाए गए थे। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उसमें से किसी भी आदमी को कोई सिम्टम नहीं है, सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। पुलिस ने इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। राजस्थान में एक पति ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह का बड़ा अनमोल तोहफा दिया है। आप देखिए 1 मिनट। राजस्थान के अजमेर में रहने वाले धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी सपना को शादी की 8वीं सालगिरह पर बड़ा ही नायाब तोहफा दिया है। और यह तोहफा ना ही हीरे जवाहरात से बना हुआ है, ना ही महंगे पहनावे में आता है। दरअसल धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी सपना को चांद पर जमीन खरीदकर गिफ्ट की है। हालांकि धर्मेंद्र का कहना है इस जमीन को खरीदने में 1 साल का वक्त लग गया। इस प्रोसेस को मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से कर रहा था और अभी 24 को जाके कंप्लीट हुआ है। ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी है, ऐसे नॉर्मली नहीं मिल पाता। धर्मेंद्र को लूनर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कंपनी ने वहां की नागरिकता भी प्रदान की है और उन्हें भविष्य में इस जमीन को खरीदने और बेचने के अधिकार भी दिए गए हैं। यही नहीं, भविष्य में अगर धर्मेंद्र की उस जमीन पर कोई रिसर्च होता है तो उसकी रॉयल्टी भी धर्मेंद्र को प्रदान की जाएगी। वहीं दिल्ली की खड़ी बावली में मसालों की आड़ में मिलावटखोरी का किस तरह से भंडाफोड़ किया गया है, अब जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मसालों में हो रही मिलावटखोरी के खिलाफ जी न्यूज द्वारा चलाई गई मुहिम की आम जनता में जमकर तारीफ हो रही है। जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जाकर इन मिलावटखोरों के काम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। जी न्यूज की इस रिपोर्ट पर आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को ऐसी चीजों के लिए कानून बनाना चाहिए। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारी गवर्नमेंट ने ये कृषि कानून लेके आए, उसी तरीके से इसका भी एक कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनाएगी तभी गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि ये कितना बड़ा स्कैम। लोगों के मुताबिक बाहर खाने से पहले भी मसालों की मिलावट पर ध्यान देना चाहिए। घर में भी और मसाले कौन से यूज हो रहे हैं वो अभी भी खाली बावड़ी से ही सप्लाई होते हैं, जो कि ऑथेंटिक है, इतने सालों पुरानी पुश्तों से चली आ रही मार्केट है। और अगर वहाँ पर भी इतनी बड़ी मिलावट और इतना बड़ा स्कैम चल रहा है तो ये एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली की खारी बावली मसाला मार्केट वो मार्केट है जहाँ से दिल्ली ही नहीं देश के कई राज्यों में मसाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से न सिर्फ वहां का नजारा खूबसूरत हुआ है बल्कि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग राज्य के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है और इस बार यहां हो रही बर्फबारी ने इसे और खूबसूरत बना दिया है। गुलमर्ग में अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। पेड़ों पर भी जमी हुई बर्फ देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा। लोग यहाँ के नज़ारे को स्वर्ग से कम नहीं मानते।
पूरी कश्मीर में शीतलहर काफी तेज हो गई है और यहाँ तापमान 0 से करीब 6 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। फिर भी यहाँ आने वाले पर्यटकों का मानना है कि लोगों को गुलमर्ग जरूर आना चाहिए। मेरे लिए तो ये जन्नत ही है। मेरा एक ड्रीम था कि इतने सारे 3-4 बार आ चुके हैं, मगर ये सीज़न में पहली बार आया है। तो एक ड्रीम था कि बहुत सारी बर्फ़ हो और वहाँ पे मैं हूँ, तो दैट ड्रीम कम्स ट्रू। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। मैं तो चाहती हूँ कि मैं खुद भी हर साल आऊँ यहाँ पे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.